हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडिया इन हिस्ट्री पेपर की सेकंड यूनिट प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। बाकी के और पार्ट्स भी इस वीडियो के आएंगे क्योंकि यूनिट जो है काफी बड़ी है, तो इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी के पार्ट्स भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस सेंसरशिप इन ब्रिटिश इंडिया, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस यूनिट के अंदर में हमें जो पढ़ना है उसका जो हमारी यूनिट है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया, उसकी जो फर्स्ट सब यूनिट है प्रेस सेंसरशिप इन ब्रिटिश इंडिया। पर्टिकुलर फोकस जो करना है हमें, ब्रिटिश काल में कैसे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ने से रोका गया, कैसे उसमें कौन कौन से कानून लेकर के आए ब्रिटिश इंडिया में मतलब जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था, ठीक है, उस टाइम में कैसे उन्होंने भारत में प्रेस को कैसे उसको कमजोर बनाने की कोशिश की, कौन कौन से उस पे कानून बनाए, कौन से उस पे रेगुलेशंस वो लेकर के आए। ठीक है, तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं भारत में to discuss the changes that took place within the regulatory laws that govern the operation of the press throughout the time of British colonial rule in India। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेस के संचालन को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कानून लेकर के आए गए और उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, और उन परिस्थितियों की हम जांच करेंगे जिसके कारण ऐसे कानून लागू किए गए, रेगुलेटरी कानून लागू किए गए और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय समाज पर उन कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा। प्रेस पे रोक लगाई जा रही है तो उसका जो भारतीय समाज था, इंडियन सोसाइटी थी, उसमें क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ा। ठीक है, ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में जो प्रिंट मीडिया है या प्रेस जो है उसको कौन लेकर के आया, उसको 1561 में पुर्तगाली लेकर के आए। ठीक है, उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ पे शुरुआत की, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, और कलकत्ता जो है वो क्या बना, जन्म स्थान बना समाचार पत्रों का, बर्थ प्लेस, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन ब्रिटिश इंडिया। वहां से, कलकत्ता से सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्रीज अराउंड द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी। 1900 सदी के अंत तक समाचार पत्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रेस रेगुलेशंस भी आ गए थे। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारे न्यूज़पेपर्स तो छपने लग गए थे, साथ ही साथ सरकार ने उनसे संबंधित नियम कानून भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, उनको और ज्यादा सख्त भी कर दिया था। The colonial authority was well aware of the power of the press and immediately began taking preventive steps to eliminate the possibility of an publication of an anti-government movement making its way into the circulation of the press। सरकार ने ऐसे कानून, उनको पता था कि सरकार की क्या प्रेस की क्या ताकत है, वो इस बात से भली भांति परिचित थे और उन्हें ये लगता था कि अगर प्रेस को छूट दे दी जाएगी तो वो सरकार विरोधी आंदोलन और ज्यादा चलाएंगे और उससे संबंधित उसमें प्रकाशन करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, उनके शासन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जिसको रोकने के उनको निवारक जो है कदम उनको उठाने जरूरी थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। तो सबसे पहले बंगाल गैजेट नाम का जो है अखबार सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था पब्लिश होना। ठीक है, कब, 1780 में।
और इसको लॉन्च करने वाले कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। इन्होंने इस बंगाल गजेट नाम का अखबार निकाला 1780 में। और ये जो बंगाल गजेट था वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वीकली था। इंडिपेंडेंट वीकली मतलब स्वतंत्र साप्ताहिक। सप इसका मतलब है हफ्ते में एक बार इसका प्रकाशन होता था। और इस को ये जो बंगाल गजेट समाचार पत्र था ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था। क्योंकि जो ये अगस्टस हिक्की थे, जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे वो भी एक टाइम पर ब्रिटिशर्स के कोई अफसर हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में ही वो किसी पद पे हुआ करते थे। और उन्होंने देखा कि इसके जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो ऑफिसर्स थे, उनमें बहुत ज्यादा करप्शन था। क्यों? काम तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर रहे थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, अपने मुनाफे के लिए जो लोकल वहां भारत में जो लोकल शासक थे उनसे घूस लिया करते थे। करप्ट थे ये लोग। तो इनके करप्शन को ही बताने उजागर करने के लिए ही ये पत्र इन्होंने निकाला था। और इस अखबार में इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, वैसे तो जो हिक्की थे वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो आयरलैंड में से थे। ठीक है, लेकिन वो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी पद पे हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो बंगाल गजेट था वो लिखा भी किस में जाता था? इंग्लिश में जाता था। और भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को ही ये दिया जाता था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे उन तक ही इसको पहुंचाया जाता था, दिया जाता था। ठीक है, द पेजेस ऑफ इक्की बंगाल गैजेट क्विकली बिकेम अ आयरोनिक हॉटस्पॉट्स। और उनकी इस तरीके की, क्योंकि एक तो देखो उस टाइम में इकलौता है वो बनना स्टार्ट हुआ है। और फिर क्या करना, ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज उसमें किया जा रहा है। ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे, मेन ऑफिसर्स, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो बहुत जल्दी ही उसने क्या कर लिया, एक तरीके से वो बहुत ही हॉटस्पॉट बन गया एकदम से ही। ठीक है, और बहुत जल्दी ही उसको क्या हो गया, उसको डिसऑनर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, कंपनी के जो जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो अधिकारी थे उसके, उनके बारे में और उनके परिजनों के बारे में जो घोटाले किया करते थे उनके बारे में इसमें प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, जिससे क्या हो गया, हिक्की को कंपनी के अधिकारियों के साथ परेशानी होने लगी। जो जिसके बारे में लिखा जा रहा है ऑब्वियसली वो तो परेशान होंगे ही। फिर क्या हुआ, उसको हिक्की को भारत को जो है सजा सुना दी गई कि आप उसका जो बंगाल गजेट था उसको बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई और हिक्की को भारत छोड़कर जाने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, उसको भारत से बाहर भेज दिया गया। और ये हिक्की was the first editor in India to be sentenced to prison and to face censorship from the British government। तो ये जो हिक्की साहब थे भारत के पहले संपादक थे जिन्हें जेल जाना पड़ा था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार से सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था। ये पहले ऐसे भारतीय तो नहीं बोलेंगे इनको हम, भारत के संपादक थे। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे और भी जो हम बोल सकते हैं पब्लिकेशंस होने स्टार्ट हुए। जैसे इंडियन गजट हुआ 1780 में स्टार्ट हुआ, कलकत्ता गजट हुआ ये 1784 में, बंगाल जर्नल एंड द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता अम्यूजमेंट्स 1785 में छपना स्टार्ट हुआ, कलकत्ता क्रॉनिकल्स 1786 में। ठीक है, और फिर क्या होने लग गया, जब हिकी को जेल हो गई तो जो न्यू एडिटर्स थे उन्होंने बहुत ही केयरफुली और जो कंपनी की जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिश इंडिया की कंपनीज की जो पॉलिसीज थी उनके प्रति लॉयल रहने का काम किया। यानी कि उनके जो खराब चीजें थी, जो करप्शन हो रहा था उनके बारे में वो लोग कतराते थे छापने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हम पे भी सेंसरशिप लग जाएगी और हमारी भी प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, हमारे भी अखबार को बंद कर दिया जाएगा और हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो नए
अखबार छपने लगे तो उसमें ब्रिटिशर्स को कम क्रिटिसाइज किया जाता था। मद्रास के पहले हमने अभी कहाँ बात की, कलकत्ता में ये पब्लिकेशन हो रहा था। फिर उसके बाद मद्रास में फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, मद्रास कोरियर, ठीक है। और कब से स्टार्ट हुआ ये? 1785 में। किसके द्वारा? रिचर्ड जॉनसन द्वारा, ठीक है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बेसिकली गवर्नमेंट प्रिंटर के द्वारा इसको जो है छापना स्टार्ट किया गया, ठीक है। Newspaper advertising in the Madras Courier needed the formal signature of government secretary or an authorized official following a government decree। यानी कि इस पेपर को छापने में, इस पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट छापनी होती थी और उसके लिए क्या करना होता था? फॉर्मली, औपचारिक रूप से हस्ताक्षर चाहिए होते थे। किसके? अधिकृत अधिकारी के, गवर्नमेंट सेक्रेटरी के। इनके जब उस वहां पे साइन हो जाते थे, उसके बाद ही जो मद्रास कोरियर था उसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी छापा जा सकता था, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो जाती है किसकी? सेंसरशिप प्रणाली की। यहां से तो 1795 से मद्रास became the first Indian province to implement a censorship system. Before the Madras Gazette could publish any general instructions from the British government, it was necessary for the newspaper first to have them reviewed by the military secretary। पब्लिश करने से पहले सैन्य सचिव उसको क्या करता था? रिव्यू करता था, उसकी समीक्षा करता था, उसको देखता था कि इसमें जो पब्लिश किया जाना है वो सही है या नहीं है। उसके बाद ही उसको पब्लिश किया जाता था। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको कुछ गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया था? द गवर्नमेंट ऑल्सो अबोलिश्ड फ्री पोस्टल फैसिलिटीज। सरकार ने निशुल्क डाक सुविधा भी समाप्त कर दी थी। पहले जब न्यूज़पेपर ये स्टार्ट हुए थे पब्लिश होना, तो उन न्यूज़पेपर्स को पहुंचाने का काम कौन करता था? डाक द्वारा किया जाता था, पोस्ट द्वारा किया जाता था, ठीक है। आज की तरह नहीं कि साइकिल पे न्यूज़पेपर बांटने वाले आते हैं, नहीं। जब स्टार्टिंग हुई थी तो पोस्टमैन जो होता था वो ये न्यूज़पेपर देके जाता था। और जो पहले वाले न्यूज़पेपर्स थे उनको तो, और पोस्ट ऑफिस किसके अंडर होता था? ब्रिटिश इंडिया के अंडर होता था, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस होती थी। तो गवर्नमेंट ने 1795 में क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया कि ये फ्री की सेवा नहीं दी जाएगी, ठीक है। Consequently, the newspapers that were either neutral towards the British or supportive of them flourished। तो इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम ये निकला, जो समाचार पत्र ब्रिटिशर्स के साथ में या उनके लिए अच्छी बातें लिखते थे, ठीक है, या उनके समर्थक थे, वो तो बहुत फले फूले। और जो अन्य पत्र थे जो जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखा जाता था, ब्रिटिशर्स की बुराइयां लिखी जाती थी, तो उनको क्या करना पड़ा? उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी। उनको जो है उनके ऊपर फाइनेंशियल जो सेंसरशिप लगा दी जाती थी, उनसे कर ज्यादा वसूल किया जाता था, या बहुतों की तो प्रेस को बंद कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर अप्रूवल नहीं दिया जाता था छापने के लिए। तो ऐसी समस्याएं जो बाकी के न्यूज़पेपर थे उनको फेस करनी पड़ती थी। अगर कोई, यदि कोई न्यूज़पेपर किसी भी तरीके से, फाउंडर वर ऑलरेडी कंसीडर्ड एज एन एनिमी ऑफ द स्टेट बाय हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अगर कोई बड़ा अफसर किसी न्यूज़पेपर को पहले से ही अपना वो समझ ले कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ लिखता है, तो गवर्नमेंट वुड प्रॉम्प्टली डिपोर्ट हिम। तो उसको क्या कर दिया जाता था? निष्कासित कर दिया जाता था तुरंत, ठीक है। किसको? न्यूज़पेपर के फाउंडर को। अगर कोई न्यूज़पेपर का फाउंडर सरकार को लगता है ये हमारे खिलाफ है, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लगता है कि ये हमारे खिलाफ लग रहा है, लिख रहा है, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था। भारत से उसको वापस भेज दिया जाता था इंग्लैंड। इफ अ न्यूज़पेपर इंसल्टेड द गवर्नमेंट और ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड डिड नॉट apologize for its actions, the government barred it from receiving postal privileges।
अगर यदि कोई अखबार सरकार या ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करता था और अपने कार्यों के लिए माफी भी नहीं मांगता था, तो सरकार क्या करती थी, उसकी डाक की सुविधाएं बंद कर देती थी। ठीक है। और इफ अ न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू मेक द गवर्नमेंट अनहैप्पी, द गवर्नमेंट कंपेल्ड इट टू प्री सेंसर आइदर अ पोर्शन ऑफ द न्यूज़पेपर और द एंटायर पब्लिकेशन एज अ होल। और यदि कोई अखबार सरकार को नाखुश करता, जारी रखता, रुकता ही नहीं, फिर भी उसके बाद में उसकी पोस्टल डाक विशेषाधिकार छीनने के बाद भी अगर वो सरकार की बुराइयां करता रहता, तो क्या करती थी सरकार, उस अखबार के एक हिस्से को या पूरे के पूरे प्रकाशन को रोक देती थी। ठीक है। उसको उसको बोलते थे पूर्व सेंसरशिप, यानी कि प्री सेंसर उसको पॉलिसीज उस पर लगा देती थी। इफ द गवर्नमेंट डिटरमाइंड दैट द एडिटर वाज इनकोरिजिबल, इसका मतलब होता है कि वो अगर बिल्कुल ही वो नहीं मानता है तो उसको डिपोर्ट कर देते थे वो। ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्नलिज्म दैट द प्रेस जर्नलिस्ट practiced in British India throughout the 18th century was that the news focused only on topics that interested the European community living in India and connected to their activities. उस टाइम के पत्रकारिता की एक और विशेषता ये थी कि उस टाइम के अखबारों में जो लिखा जाता था, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1700 के आसपास की बात कर रहे हैं, 1795 90 80 90 70 90 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियंस भारत में रह रहे थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स भारत में रह रहे थे, उन्हीं की इंटरेस्ट से संबंधित, उन्हीं से संबंधित जानकारियां इन न्यूज़पेपरों में छापी जाती थी। भारत की जो जनता थी, उनके हिसाब की, उनके इंटरेस्ट की कोई भी बात इन न्यूज़पेपर्स में नहीं होती थी। ठीक है। Press regulations started after 1798 when Lord Wellesley became the Governor General. प्रेस जो रेगुलेशंस हैं वो 1798 के बाद स्टार्ट हुए, जब लॉर्ड वेल्सली जो हैं गवर्नर जनरल बने। ठीक है। प्रेस रेगुलेशंस कब से स्टार्ट हुए, 1798 के बाद से। अब क्या क्या हुए वो हम जानने की कोशिश करते हैं। Between the 1791 and 1799, many editors were arbitrarily sent back to Europe without going through a trial. 1791 से लेकर के 1799 के बीच कई ऐसे एडिटर्स थे जिनको बिना मुकदमा सुनाए ही मनमाने ढंग से उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। बिना किसी भी जो मुकदमा चलाए उन्हें वापस भेज दिया जाता था यूरोप। ठीक है, या इंग्लैंड। In 1799, the government adopted what would become known as the Wellesley Regulation. Although the censorship first implemented in the year 1995 in Madras, हालांकि हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा था कि 1795 में ही सेंसरशिप लगना स्टार्ट हो गई थी मद्रास से, लेकिन पूरी तरीके से उसको हम बोल सकते हैं 1799 ने गवर्नमेंट ने वेल्सली रेगुलेशंस जो हैं लागू कर दिए। ठीक है। इसके तहत क्या होता था, द वेल्सली रेगुलेशन ऑफ 1799 रिक्वायर्ड न्यूज़पेपर्स टू इंक्लूड द प्रिंटर्स नेम एट द बॉटम। क्या कर दिया गया, ये मैंडेटरी कर दिया गया, जो भी न्यूज़पेपर है उसका नाम जो है प्रिंटर का जो नाम जो है वो बॉटम में लिखा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नीचे में उसका नाम जरूर लिखा होना चाहिए कि ये कौन सा पेपर है। ठीक है। एडिटर्स एंड owners of newspapers had to provide their names and addresses to the secretary to the journal of India. जो उसका न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता था और जो ओनर होता था न्यूज़पेपर का, उसको अपने नाम और एड्रेस देने पड़ते थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है। ऑन संडे देयर वाज नॉट गोइंग टू बी एनी न्यूज़पेपर इश्यूड, और रविवार को जो है कोई भी अखबार ना छपने पर रोक लगा दी गई। ठीक है। देयर वुड बी नो पब्लिकेशन अनलेस द सेक्रेटरी और समवन विद द अप्रोप्रिएट अथोराइजेशन हैड फर्स्ट स्क्रूटनाइज्ड द न्यूज़पेपर। क्या करते थे कि जो सेक्रेटरी थे या कोई जो ऑफिसर था अथोराइज्ड, जिसके पास पावर है उस चीज को देने की, उस चीज को देखने की, देख रेख करने की, सेंसरशिप की, प्रेस को देख रेख करने की, उनके बिना, उनके देखे बिना कि अखबार में क्या छपा जाना है, कोई भी आर्टिकल उसमें नहीं छापा जाता था न्यूज़पेपर में। ठीक है।
और पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाने लग गई न्यूज़पेपर्स के ऊपर कि उसमें क्या छप रहा है, क्या उसमें बताया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में या ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में क्या लिखा जा रहा है। पूरा का पूरा किसके अंडर आ गया? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो ठीक है, आप देख रहे हो 1780 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट होते हैं। फिर धीरे 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 कैसे सरकार जो है, जब उसमें सरकार के खिलाफ लिखा जाने लग गया तो सरकार उसको अपने कंट्रोल में लेने लग गई। ठीक है, कैसे उसकी पॉलिसीज जो है चेंज हो रही हैं। ठीक है, कहाँ थे हम? Infractions of any of the restrictions mentioned above were to result in the immediate deportation of paper editors and owners to Europe as the appropriate punishment. अगर किसी भी तरीके की सरकार की जो है बातों को नहीं माना जाता था तो उसे डिपोर्ट करके कहाँ? ब्रिटेन भेज दिया जाता। 1820 में क्या हुआ? द colonial government under the East India Company administration in India saw a significant shift in the policy. जो भी प्रेस से रिलेटेड पॉलिसीज थी उसमें 1880 के बाद में बहुत बड़ा, 1820 के बाद में दशक में बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया, बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। ठीक है, द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स established the guidelines in 1813 to regulate the press in कलकत्ता। जो लॉर्ड जब हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बने 1813 में, तो उन्होंने कलकत्ता में प्रेस से संबंधित कानून बनाए। ठीक है, गाइडलाइन जो है जारी किए। बिफोर पब्लिशिंग एनी न्यूज़पेपर्स, ये गाइडलाइंस क्या थे? बिफोर पब्लिशिंग एनी न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश करने से पहले, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स एंड एडिशनल पब्लिकेशंस को, चाहे वो उसी पिछले वाले पेपर के एडिशनल पब्लिकेशंस हो या उसके सप्लीमेंट हो, द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर मस्ट सबमिट प्रूफ शीट्स टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल। एडिटर्स को क्या करना पड़ता था? जो चीफ सेक्रेटरी था उसको प्रूफ शीट देनी पड़ती थी कि मैं जो पब्लिश कर रहा हूं इसके मेरे पास प्रूफ है कि जो भी मैं जानकारी अपने न्यूज़पेपर में लिख रहा हूँ ये पूरी की पूरी ऑथेंटिक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये मेरे पास प्रूफ है, और उसका अप्रूवल लेना पड़ता था। ठीक है, सिमिलरली पब्लिशर should forward all notifications, handbills and other periodicals with a short shelf life to the chief secretary beforehand for the review। सभी इसी प्रकार प्रकाशकों को अपना जो जीवन वाली जो सी सेल्फ जीवन वाली सभी अधिसूचनाएं, हैंड बिल और अन्य पत्रिकाएं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव के पास भेजनी होती थी। ठीक है, इसके अलावा दिशा निर्देशों में सिफारिश की गई कि लेखक प्रकाशन के लिए विचार किए गए किसी भी मूल कार्य के शीर्षक मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव को प्रदान करे, कि जो चीफ सेक्रेटरी है उसको किसके लिए अप्रूवल के लिए उसको उसके पास भेजा जाएगा, जब वो अप्रूवल करेंगे तभी वो पब्लिश होगा। वह या तो, और ये जो चीफ सेक्रेटरी थे वो क्या कर सकते थे? ही वुड आइदर प्रोवाइड अप्रूवल फॉर द टाइटल्स, या तो वो उसको अप्रूव कर देते थे टाइटल्स के लिए टू बी पब्लिश्ड, और डिमांड दैट द एक्चुअल वर्क बी इंस्पेक्टेड, और या फिर डिमांड कर सकते थे कि जो एक्चुअल जो कार्य है, वास्तविक कार्य है, उसका निरीक्षण करने की वो मांग भी कर सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी उनको सही लगता था उसके हिसाब से। द regulations issued on 6th August 1801 and 13th May 1799 were to remain in the full effect and force unless amended by the preceding instructions। जो पहले वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी इसके साथ साथ में प्रभाव में बने हुए थे, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़े। और जो ये समाचार दर्पण है वो 1840 तक पब्लिश होता रहा। On August 1818, the government introduced a rule that ended the practice of censoring the press। The government 19 अगस्त 1818 को सरकार ने एक नियम लागू किया जिससे प्रेस का सेंसर लगाने की प्रथा समाप्त हो गई।
The government left it entirely to the editors of newspapers to decide whether to exclude anything undermining its authority or harming the general public interest. देखो पहले क्या था, सेंसर्स लगाए जा रहे थे इसके ऊपर, लेकिन 1818 में क्या कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया सेंसरशिप को। और ये जो अखबारों के संपादक थे, एडिटर्स थे, उन पे छोड़ दिया गया कि उन्हें ये उसके अधिकार को करने वाले या फिर अधिकार को कमजोर करने वाली या आम जनता के हित को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज को बाहर रखा जाए या नहीं, ये उन पे छोड़ दिया गया कि उन्हें क्या पब्लिश करना है क्या नहीं पब्लिश करना है, ये उनके पास नहीं था। ठीक है। In 1820, two influential figures, Raja Ram Mohan Roy and James Buckingham, emerged on the scene. They played a significant role in struggle for the freedom of the press. 1820 के दशक में दो प्रभावशाली हस्तियां हमारे सामने आती हैं, वो हैं राजा राम मोहन रॉय और जेम्स बकिंगम। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। From 1818, Buckingham fearlessly edited his newspaper, the Calcutta Journal, until 1823. 1818 ने बकिंगम ने एक न्यूज़पेपर, एक जर्नल जो है पब्लिश करना स्टार्ट किया था, कलकत्ता जर्नल न्यूज़पेपर इसका नाम था। 1823 तक ये पब्लिश होता रहा और 1823 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया और जो बकिंगम थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए और उनको डिपोर्ट करके कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। और जो रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी जो है जो जर्नलिज्म के तहत जो सच्चाई थी उसको और अपने उनके जो आइडियाज थे वो न्यूज़पेपर के तहत लोगों तक पहुंचाने की बहुत बड़ी कोशिश की। ठीक है। बकिंगम हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द फाइट फॉर प्रेस फ्रीडम इन इंडिया एंड स्कॉलर्स वाइडली रिगार्ड हिम एज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। बकिंगम का भारतीय पत्रकारिता के विकास में उनका नाम सबसे ऊंचे वाले स्थान पे है। उन्होंने प्रेस की फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज किया। थ्रू राजा राम मोहन रॉय, द प्रेस बिकेम विजिबली इंटरवीन्ड विद नेशनलिज्म एंड द फाइट फॉर फ्रीडम। राजा राम मोहन रॉय के माध्यम से प्रेस जो है स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ गया। उन्होंने बंगाली बंगाली सामंत कुमैदी एंड द पर्शियन मीरत उल अखबार नाम की दो अखबार उन्होंने जो है स्टार्ट किए, जिसमें राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रकाशित किया जाता था, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया जाता था। इसके बाद जो है 1823 में जब बकिंगम को इंडिया से निष्कासित कर दिया गया, उसको डिपोर्ट कर दिया गया इंग्लैंड में, तो 1823 में फिर एडम जो है गवर्नर जनरल बने इंडिया के और फिर वो एक प्रेस ऑर्डिनेंस लेकर के आए। ठीक है। द प्रेस ऑर्डिनेंस mandated that every bit of information that was printed in the newspapers or published afterwards, except for commercial details such as shipping intelligence, ads on sales, prevailing commodities prices, and rates of exchange, had to be published with a license from the Governor General in Council that the government's chief secretary approved. इतना ज्यादा स्ट्रोंग कर दिया गया कि जितना भी जो भी प्रेस के अंदर में जो भी पब्लिश होता था, चाहे वो किसी भी तरीके की जानकारी हो, शिपिंग इंटेलिजेंस हो, किसी भी बात की चीजों की बिक्री की हो, या फिर उस टाइम में प्रचलित जो भी सामान थी उनकी कीमतों के बारे में, उनकी दरों के बारे में हो, इन सबको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो भी जानकारी प्रकाशित होती थी उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके लिए क्या करना पड़ता था
लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नर जनरल से। ठीक है, गवर्नर जनरल के लाइसेंस के साथ ही इनको प्रकाशित किया जाता था, अदरवाइज उसका प्रकाशन नहीं होता था। और इसके साथ साथ जो प्रकाशन का जो शीर्षक था, वो चाहे वो समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो या पैम्पलेट हो, उनके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था। उस और साथ ही जो प्रिंटर और जो प्रकाशक थे, उनके नाम, मालिक का निवास स्थान और प्रेस का स्थान भी उसमें मेंशन किया हुआ होना चाहिए था। ये सारी चीजें, शर्तें उसमें लागू कर दी गई। कब? 1823 में, जब एडम भारत के गवर्नर जनरल बने। The granting of license was an indirect method of regulating the newspaper's contents or safeguarding other laws related to prohibition of seditious writings. एक तरीके से जो लाइसेंस वाला सिस्टम स्टार्ट किया गया, इसमें क्या था, वो कंट्रोल करना चाहते थे न्यूज़पेपर्स के कंटेंट। कंटेंट मतलब जो उसमें लिखा जा रहा है। और जो ब्रिटिशर्स के जो कानून थे, ब्रिटिशर्स जो भी काम कर रही थी, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। ताकि सुरक्षा प्रदान कैसे? ताकि वो जो काम कर रहे हैं, उनके काले चिट्ठों का जिक्र ना हो न्यूज़पेपर में। ठीक है, तभी तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था ना, सब कुछ उन्हें बताना पड़ता था, शीर्षक का टाइटल उन्हें बताना पड़ता था, उन्हें जो है नाम देना पड़ता था, ओनर का एड्रेस देना पड़ता था, प्रेस का एड्रेस देना पड़ता था। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेस रूल्स द इंडियन ओन्ड प्रेस एंड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हैड सीम टू हैव अवॉइडेड कवरिंग एनी पॉलिटिकल इशू थीम्स। इसका असर क्या हुआ कि जो भारतीय ओन्ड थे, जो भारतीय लोगों की जो प्रेस थी और जो इसमें भारतीय भाषाओं में लिखा जाता था समाचार पत्रों में, उन्होंने पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विषयों पे लिखना ही बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें, अगर वो लिखते तो उन्हें ये सेंसरशिप का सामना करना पड़ता, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया। After Lord Bentinck took over as Governor General, the government's sentence towards the press, especially the Indian language press, shifted significantly. लॉर्ड बेंटिंक के गवर्नर जनरल के रूप में जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने भारतीय भाषाओं वाली जो प्रेस थी, उन पर काफी ज्यादा बदलाव किया। बेंटिंक ने भारतीय भाषाओं में उत्पादित समाचार पत्रों को सामाजिक विवादों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति देने और कुशल प्रशासन की सेवा में प्रेस के सभी क्षेत्रों पर समग्र रूप से ढील देने के स्पष्ट के लाभ को पहचाना। उनका ऐसा मानना था, वो थोड़ा लिबरल थे और उनका ऐसा मानना था कि प्रेस को जो है थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो जो है इसके पूरा का पूरा लोगों तक हमारी जो बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के बीच में बहुत आक्रोश बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा सेंसरशिप, बहुत सारे अखबारों को बंद कर रही थी सरकार, तो रोष बढ़ता जा रहा था उनके लिए। तो थोड़ा सा उन्होंने कम करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने समाचार पत्रों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए न्यूज़पेपर्स के लिए। 1831 से लेकर 1833 के मध्य में नए 19 नए न्यूज़पेपर्स जो हैं, नई प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हुए और नए न्यूज़पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हुए। ठीक है, 18 किसके टाइम में? जब लॉर्ड बेंटिंक गवर्नर जनरल बने, उस टाइम। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि किस समय में कौन से, कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं, कौन से समय में क्या क्या रेगुलेशंस लेकर के आए, कौन कौन से कानून लेकर के आए, और कैसे प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, या उसको जो है कहाँ पर किस समय में थोड़ी आजादी दी गई उसको। ठीक है ना, तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। In 1835, the acting governor general Charles Metcalfe lifted the newspaper censorship laws. 1835 में जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकाफ, उन्होंने समाचार पत्रों से सेंसरशिप हटा ली। 1835 में मेटकाफ एक्ट पास किया गया और इसके हिसाब से प्रेस इन इंडिया, ये किससे संबंधित था? भारत में प्रेस को रेगुलेट करने से रिलेटेड था ये 1835 में। He advocated for the licensing of the press to be reviewed and changed. उन्होंने प्रेस की जो लाइसेंसिंग वाली जो चीज थी ना, उसको रिव्यू करने की बात की गई और उससे बदलने की भी बात कही कि इसको चेंज किया जाना चाहिए।
और मेटकाफ एडवोकेटेड फॉर अ कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म ऑफ इंडियाज लॉ गवर्निंग द प्रेस। मेटकाफ ने जो प्रेस को नियंत्रित करने वाले जो भारत के कानून थे उनको उनमें व्यापक सुधार की वकालत की व्यापक सुधार की मांग की। इस प्रकार उन्होंने प्रेस के लिए एक आयोग की स्थापना की भी बात की। ही एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन फॉर द प्रेस। उन्होंने एक कमीशन भी बनाया इसके लिए कि इससे संबंधित देखा जाएगा कैसे रेगुलेट किया जाए, तो कमीशन बनाया गया एक। Newspapers published in Hindi contributed to the fast emergence of nationalism in India. On 30th May 1826, Jugal Kishore Shukla released a new weekly newspaper titled Udant Martand in Calcutta as the first Hindi language newspaper. पहली बार 1826 में जो है पहला हिंदी भाषा में न्यूज़पेपर प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से। द डेली न्यूज़पेपर पयामे आजादी मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस written and printed in Hindi and Urdu by Mirza Bedar Bakhta in Delhi was the most important paper contributing to the 1857 independence struggle. 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें ये न्यूज़पेपर ने बहुत ही ज्यादा पयामे आजादी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। When the 1857 rebellion was still unfolding, Lord Canning discovered that the tone of many Anglo-Indian and Indian newspapers was very offensive. जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो उस टाइम पे वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग, उन्होंने क्या सोचा कि जो ये एंग्लो इंडियन और जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उनकी भाषा जो है वो भारतीय बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही जो ऑफेंसिव है किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने जो दस द ब्रिटिश subjected the proliferation of printed materials to a new law that sought to control the opening of printing facilities and in certain instances the distribution of printed materials। तो उन्होंने क्या कर दिया फिर? इस प्रकार अंग्रेजों ने मुद्रित सामग्रियों के प्रसार को एक नए कानून के अधीन कर दिया जिसमें मुद्रण सुविधाओं के उद्घाटन और कुछ मामलों में मुद्रित सामग्रियों के वितरण को नियंत्रित करने की मांग की गई थी। ठीक है, इस कानून को क्या बोला गया? दिस लेजिस्लेचर इवेंचुअली केम टू बी रेफर्ड टू एज द गैगिंग एक्ट। इसको गैगिंग अधिनियम के रूप से जाना जाने लगा। Its purpose was to control the content of all printed material and to govern the installation of printing presses। इसका मतलब था कि जितने भी इससे इट्स पर्पस वाज टू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स। प्रिंटेड मटेरियल्स का जो कंटेंट था उसमें जो प्रकाशित होता था उसको कंट्रोल करना एंड टू गवर्न द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। और जो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो रही थी, नई प्रिंटिंग प्रेस जो लगाई जा रही थी उनको भी कंट्रोल करना चाहते थे वो। Nevertheless, the act did not successfully stifle the nationalist press that began appearing in various parts of the country immediately after the revolt। फिर भी यह अधिनियम राष्ट्रवादी प्रेस को सफलतापूर्वक दबा नहीं सका जो विद्रोह के तुरंत बाद देश के अलग अलग भागों में लगने लगी थी। 1857 के विद्रोह के बाद में पूरे देश में अलग अलग जगहों पे बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस जो है स्टैब्लिश होने लग गई अंग्रेज, और उसमें किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में बातें लिखी जाने लगी। The number of books, pamphlets and newspapers written by and for Indians both in English and Indian languages significantly increased during this period। 1857 के बाद में इनकी बुक्स की, पैम्पलेट्स की, न्यूज़पेपर्स की जो संख्या है वो भारी मात्रा में बढ़ गई दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी। The number of journals published in vernacular languages was much higher than the number of English language publications। जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी यानी कि जो स्थानीय भाषा में जो लिखी जाती थी, बंगाली में, मराठी में और हिंदी में, इनकी संख्या ज्यादा हो गई इंग्लिश में लिखे जाने वाले न्यूज़पेपर से भी ज्यादा। ठीक है, इन 1870 over 400 of 644 periodicals published in British India were written in vernacular language। 1870 के टाइम में 644 टोटल प्रिंटिंग प्रेस थी और न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखे जाते थे, उनमें से 400 कौन सी भाषा में? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। ठीक है, कलकत्ता बेस्ड
Surendranath Banerjee published the Bengali in English during this period in 1862. 1862 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली इन इंग्लिश पब्लिश करना स्टार्ट किया। केशव चंद्रा सेन बिगेन पब्लिशिंग द इंडियन मिरर इन 1862। ये न्यूज़पेपर्स के नाम है और कब पब्लिश होने स्टार्ट हुए ये उनके नाम है। वाहिल शिशिर कुमार घोष was responsible for publishing the renewed आनंद बाजार पत्रिका इन 1868। आनंद बाजार पत्रिका कब पब्लिश होने स्टार्ट हुई? 1868 में। गिरीश चंद्रा घोष एंड हरीश चंद्रा मुखर्जी वर द पब्लिशर ऑफ हिंदू पेट्रियोट इन 1853। The nationalist enthusiasm was taken even further by the Hindu 1878। द हिंदू भी पब्लिश होने लग गया था 1878 में, विच वॉज प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड ओरिजिनेटेड इन मद्रास। मद्रास से ये पब्लिश होने लग गया था, किस भाषा में? इंग्लिश में। पब्लिकेशन सच एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कब से स्टार्ट हुआ? 1861 से। द पायनियर 1867 एंड द स्टेट्समैन 1875 came into existence at a time when the nationalist press had a significant influence on the newly rising educated elite both in English and vernacular languages। इससे क्या हो गया, जैसे प्रकाशन जो है जो ये राष्ट्रवादी प्रेस जो है अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में दोनों ही तरीके से उभर कर आए और उस टाइम पे क्योंकि और बहुत फेमस हो गए, जो उस टाइम का जो राइजिंग एजुकेटेड एलिट था, उभरते हुए शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए, और उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। Consequently, in 1878, Lord Lytton enacted the Vernacular Press Act in India. All of British India provinces except Madras were subject to the terms of Vernacular Press Act। फिर 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया भारत में, और ये पूरे भारत में लागू होता था, सिर्फ और सिर्फ मद्रास में इसके कानून जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होते थे। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी।